हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। मेरे चैनल जियो एजुकेशन गुरु पे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और अपने फ्रेंड को शेयर कर दो। शेयर इज़ केयरिंग होता है, तो आप अपने जो मित्र हैं उन तक पहुंचा दीजिए। और एक साथ मिलके हमारे चैनल के साथ जो है आप टेस्ट सीरीज़ करिए। जितना वक्त आपको मिलता है फ्रेंड्स, आप अगर वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, आप अगर घर में हो तो आप सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और काम करिए, साथ में स्टडी करिए। जब टाइम मिलता है तब लगा दीजिए फ्रेंड। तो बार बार सुनते रहने से जो है आपका प्रैक्टिस होगा। और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग आधा वीडियो देख के उसको बंद कर देते हैं, तो आप पूरा वीडियो को वॉच करें, क्योंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा होता है कि आप आधा किए और उसके बाद आधा छोड़ दिए तो वो जो आधा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका छूट जाता है। इसलिए आप जो है वो पूरा क्वेश्चन करिए, पूरा वीडियो को वॉच करिए, क्योंकि हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट आपका छूट जा रहा होगा। तो आप मेरे साथ जो है, मैं रोज़ वीडियो दो दो अपलोड कर रही हूँ आपके लिए, तो उस दोनों वीडियो को फुल वॉच करिए और उसको बार बार करिए फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब। तो ये है बिहार स्टेट हिस्ट्री टेस्ट सीरीज 6 है। 1 से 7 है फ्रेंड, 6 तक मैंने करवा दिया है। 7 टेस्ट सीरीज पार्ट नंबर 7 होगा। देखिए, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी आप लोग को। लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। किन्होंने भाग लिया था? लॉर्ड विलिंगटन। और इस अधिवेशन का आयोजन 1915 में बॉम्बे में किया गया था। इस समय वह बॉम्बे का गवर्नर था। उन्होंने 1931 से 36, ठीक है, ईस्वी तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था। इसके कार्यकाल में 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स, इसका जो अध्यक्षता किया था वो थे सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, कांग्रेस के हरिपुरा, यानी हरिपुरा कहाँ है फ्रेंड्स? गुजरात में है। अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने फरवरी 1938 ईस्वी में की थी और यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। वे दूसरी बार 1939 ईस्वी में त्रिपुरी, यानी मध्य प्रदेश जिसको बोलते हैं, कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष पद के लिए चुने गए, जिन्होंने पट्टा भी सीतारमैया को पराजित किया था। पराजय के बाद गांधी जी ने कहा, पट्टा भी सीतारमैया की हार मेरी हार है, गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो फ्रेंड्स, ये तो कौन था पता है? लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल क्या था पता है आपको? 1884 से 88 था। में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर वायसराय डफरिन ने यह कहते हुए उपहास किया कि अल्पसंख्यकों की जनप्रतिनिधित्व वाली संस्था है ये। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जय प्रसिद्ध है जयप्रकाश नारायण। इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध 5 जून 1974 ईस्वी को गांधी मैदान, जो पटना में है, से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और सन 1998 ईस्वी में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स। कब? 1998 में मिला था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण का था। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे और 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन
गंगा शरण सिंह, रामबृज बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये हैं कृष्ण कुमार मित्र। बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में अपनी बांग्ला पत्रिका संजीवनी के लेख में 13 जुलाई 1905 को सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि भारतीय जनता द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए तथा सरकारी आंदोलन एवं सरकारी संस्थाओं से भी संबंध तोड़ लेना चाहिए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे अधिक सफलता विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन से मिली और 1907 से 1908 के बीच बंगाल के 9 बड़े नेता, जिनमें अश्विनी कुमार दत्त और कृष्ण कुमार मित्र शामिल थे, निर्वाचित कर दिए गए। क्या करेंगे? निर्वासित कर दिए गए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई थी? तो देखिए यहाँ दिया हुआ है चौड़ी चौड़ी घटना, जलियांवाला बाग हत्या, रॉलेट सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह। तो जैसे पहले कौन सी घटना हुई थी, फिर कौन सी घटना हुई थी, उसके अनुसार आपको कालानुक्रम, तो इसका सी होगा फ्रेंड। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह, देन जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर चौड़ी चौड़ी का घटना ये हुआ था। तो देखिए हम सबका ईस्वी बताते हैं आपको। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, ठीक है, ये 1917 में हुआ था। ठीक है, और नील की खेती के विरोध में हुआ था। रोलट एक्ट जो है, ठीक है, ये 1919 में 1919 में हुआ था और ये रोलट एक्ट या काला अधिनियम के विरोध में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था। और ये आप जानते हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। और चौरी चौरी जो घटना है वो 1922 में हुआ था और ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है। तो देखिए अब भी मैंने आपको बताया, इसका वास्तविक तिथि क्या होगा, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी को हुआ था। चौरी चौरा जो है ना, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समय एक क्या है, कस्बा है फ्रेंड, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीय क्रांतियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हो गई। इस घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो देखिए खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। तो खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः आप जानते हैं मुसलमानों द्वारा चलाया गया था आंदोलन था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के विरुद्ध किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना और इस प्रकार यह आंदोलन आगे चलकर मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। परंतु 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अधीन तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक सरकार की स्थापना के साथ भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास प्रसिद्ध है। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। देशबंधु का तात्पर्य क्या होता है फ्रेंड? द फ्रेंड ऑफ नेशन। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष और खुदीराम बोस की पैरवी भी की थी। चित्तरंजन दास ने गांधी जी के विधान परिषद के बहिष्कार के निर्णय का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि परिषदों को स्वराज प्राप्ति का साधन समझता हूँ। ये किसने कहा था? चित्तरंजन दास ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या था? तो देखिए कामागाटा मारू फ्रेंड्स क्या था पूछ रहा है। तो ये जो है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। 1913 में न्यायालय ने एक निर्णय के अंतर्गत 35 भारतीयों को कनाडा आने की अनुमति प्रदान कर दी जो सीधे भारत न आए हो। इस निर्णय को आधार बनाकर गुरुदीप सिंह ने एक जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लेकर 376
यात्रियों के साथ हांगकांग से कनाडा वैंकूवर पहुंचे और ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण इस जहाज को कनाडा प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब देखिए क्या हुआ, जहाज के वापस बलवज यानी कलकत्ता पे पहुंचने पर यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप 18 यात्री मारे गए तथा 202 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। किसने सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था फ्रेंड? तो इसका जो होगा वो हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेंद्र चंद्र आदि क्रांतिकारियों ने की थी। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 10 सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था और इसकी स्थापना में जो है अन्य सदस्य जैसे भगत सिंह, सुखदेव तथा भगवती चरण बोहरा भी सम्मिलित थे फ्रेंड। नेक्स्ट है, भारत की शैक्षणिक नीति में निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मैकाले थे। भारत का जो शैक्षिक नीति है निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक मैकाले थे। शिक्षा की आप जानते हैं किसी एक खास वर्ग को दी जाए और संपूर्ण जनता को आधुनिक शिक्षा पद्धति के निर्माताओं के समझ यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या को हल करने के लिए अधोमुखी निश्चय सिद्धांत अपनाया गया था, जिसका अर्थ था शिक्षा समाज के जो उच्च वर्ग है फ्रेंड्स, उच्च वर्गों को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे। ईसाई धर्म के जो प्रचारक समझते थे कि यदि देश के स्वर्ण हिंदुओं को ईसाई धर्म से दीक्षित कर दिया जाए तो निम्न वर्गों को इस धर्म को स्वीकार करने में संकोच नहीं होगा। क्योंकि शिक्षा के अधोमुखी निश्चित सिद्धांत पर मैकाले ने कार्य किया था, किंतु इस सिद्धांत का प्रतिपादन ऑकलैंड द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ऑकलैंड द्वारा किया गया था। देखिए, ऑकलैंड द्वारा किया गया था तथा यह नीति सरकारी तौर पर ऑकलैंड के समय में प्रभावशाली हुई थी। इसीलिए अब देखिए, रहनुमाई माजदयाशन समाज किससे जुड़ा था? अब ये जो है ये पारसी से जुड़ा हुआ था फ्रेंड्स। रहनुमाई माजदयाशन समाज जो है पारसी सुधार आंदोलन से जुड़ा था। पारसियों में धार्मिक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब 1851 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी फरदौन जी, ठीक है, और एस बंगाली और आर के कामा ने मिलकर इस संस्था का गठन किया था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था पारसियों की सामाजिक अव्यवस्था में पुनरुद्धार और फारसी धर्म को पुनः प्राचीन शुद्धता प्राप्त कराना तथा स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाना। इस सभा के संदेशों को पारसियों तक पहुंचाने के लिए दादा भाई नेरोजी ने राष्ट्रगोप्तार, ठीक है, राष्ट्रगोप्तार मतलब होता है सत्यवादी, नामक पत्रिका छपवाई और के आर कामा, ठीक है, के आर कामा के पारसी सुधार का पारसी स्त्री उद्धार के विषय में सार्थक योगदान रहा। इस सभा द्वारा स्त्रियों की दशा में सुधार, पर्दा प्रथा की समाप्ति और विवाह की आयु बढ़ाने पर बल दिया गया था। तो ये था रहनुमाई मजदयाशन समाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, सैडलर कमीशन किससे जुड़ा है? तो सैडलर कमीशन जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ, आप जानते हैं। हम लोग आप थिंक सैडलर कमीशन के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं आप अगर शिक्षक हो, भावी शिक्षक हैं आप, तो आपको सैडलर कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, इस सिद्धांत सैडलर कमीशन जो है तो आप जानते हैं शिक्षा से जुड़ा हुआ है। 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर एस सैडलर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन हुआ। इस आयोग में 2 भारतीय थे, एक था डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद सदस्य थे। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक स्नातकीय शिक्षा पर भी अपना मत व्यक्त किया। आयोग ने 1900
4 ईस्वी के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़े शब्दों में निंदा की। और आयोग के मुख्य सुझाव क्या थे, देखिए। पहला सुझाव था क्या, इंटरमीडिएट कक्षाएं जो है विश्वविद्यालय से पृथक हो। दूसरा था स्नातक की उपाधि के लिए त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो, स्नातक के लिए 3 वर्ष का होना चाहिए। तीसरा था कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष बोर्ड बनाने पर बल। चौथा था कोलकाता विश्वविद्यालय के कार्यभार को कम करने के लिए आयोग ने ढाका में एक एकाकी विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया। तो ये था आपका सैडलर कमीशन। इतना ही नहीं है फ्रेंड्स, पांचवा था प्राचीन संबंध विश्वविद्यालयों की जगह स्वायत्त आवासीय एवं एकात्म स्वरूप के विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव। छठा था आयोग ने ढाका एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण के लिए एक शिक्षा विभाग खोलने की सलाह दी थी। आयोग के व्यावसायिक कॉलेज खोलने की ओर भी सरकार का ध्यान खींचा, ठीक है। और 1913 ईस्वी में शिक्षा संबंधी नीति एवं 1917 के सैडलर आयोग के सुझावों के बाद 1916 ईस्वी में मैसूर विश्वविद्यालय, ठीक है, और 1916 में बनारस विद्यालय, 1917 में पटना विश्वविद्यालय और 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय, 1920 में जो है अलीगढ़ विश्वविद्यालय और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पन सभ्यता लोग विश्व की पूजा करते थे। तो सर जॉन मार्शल ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है शिव की पूजा करते थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन मार्शल ने किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। उसकी बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी और एक बाघ और हिरन थे। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने ही इन्हें शिव के प्राचीनतम रूप बताया था और धार्मिक दृष्टिकोण का आधार जो है एक लौकिक और व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैंधव सभ्यता से ही होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि ऋग्वैदिक आर्य हड़प्पन सभ्यता के लोग एक ही थे। तो ये जो है आर एस शर्मा ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि ऋग्वैदिक आर्य हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही थे। नेक्स्ट है 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कोई भी भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी पद से जन्म स्थान धर्म एवं रंग के आधार पर भविष्य में वंचित नहीं किया जाएगा। तो देखिए इसका जो हो जाएगा फ्रेंड, ये 1833 का जो अधिनियम है 1833 का, उसके तहत ये हुआ था। तो आप जानते हैं 1833 के अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 है, जिसके द्वारा कोई भी भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी पद से जन्म स्थान धर्म और रंग के आधार पर भविष्य में वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन 1833 में अधिनियम में मैकाले एवं जेम्स मिल का जो है प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं 1843 के इंडिया एक्ट 5 ने किस बात को अवैध कर दिया था। तो दास प्रथा को उन्होंने अवैध कर दिया था। भारतीय दास प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल से था। इंग्लैंड में इस प्रथा पर 1833 में ही प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन भारत में 1844 में दासता को अवैध घोषित किया गया। गवर्नर जनरल एलन बरो ने 1843 में 5वें नियम द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया था। कौन? गवर्नर जनरल एलन बरो। देखिए इनका नाम है एलन बरो। और कब किया था? 1843 में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि करने वाला मद्रास का गवर्नर था। कौन था? लॉर्ड मैकार्टनी। ठीक है, मंगलौर की संधि जो है 1784 ईस्वी में लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। इस संधि द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए और बंदियों को मुक्त कर दिया। यह संधि जो है टीपू के लिए कूटनीतिक सफलता था, क्योंकि वह अंग्रेजों के साथ पृथक संधि और मराठों का सर्वोच्च स्वीकार करने का सफल विरोध कर सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है। तो देखिए नवम जो है ऋग्वेद का नवम मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है। तो फ्रेंड्स इसका जो है देखिए प्रथम मंडल जो है इसमें मंत्रों की संख्या 191 है। पहला वाला में
इसको थोड़ा मैं बता देती हूँ। जो पहला वाला है ना मंडल, उसमें 191 मंत्र है और 15 वर्गों में विभाजित, प्रत्येक को एक ऋषि ने लिखा है। द्वितीय वाला जो है ये आप इसमें 113 मंत्र है, ठीक है, और इसको ग्रित्समय ने लिखा है। तृतीय मंडल में 62 मंत्र है जिसको विश्वामित्र ने लिखा है, जो गायत्री मंत्र इसी में है फ्रेंड, तृतीय मंडल में। चतुर्थ जो है, चतुर्थ मंत्र में 58 मंत्र है, ठीक है, जिसको वामदेव ने लिखा है। पंचम मंडल में 87 मंत्र है, आत्रेय ने लिखा है। षष्टम में मंडल में 75 मंत्र है जिसको भारद्वाज ने लिखा है। और सप्तम में, सातवां में 104 मंत्र है जिसको वशिष्ठ ने लिखा है। अष्टम मंडल में, ठीक है, अष्टम मंडल में फ्रेंड्स 186, ठीक है, 186 मंत्र है जिसको घोषा, अपाला, साची, लोपामुद्रा और विश्व तारा ने लिखा है। नवम मंडल जो आता है, ठीक है, नवम मंडल में 114 मंत्र है जिसको सोमदेव को समर्पित है। और दसम मंडल जो है उसमें भी 114 मंत्र है जिसको पुरुष सूक्त का उल्लेख है। तो ये मैंने आपको सारे बता दिए, टोटल 10 मंडल है, 10 मंडल में कितने कितने मंत्र हैं। तो अगर इससे एक भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड तो आप आराम से इसको कर पाओगे। आप इसको 2 बार सुन लेना फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो फ्रेंड्स, और आप अपने कमेंट्स लिखना क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? तो आजीविका का मखली घोषाल थे। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी के भारत के व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये जो थे ये 1813 का चार्टर एक्ट है जिसने कंपनी को व्यापार करने का जो है वो बंद कर दिया था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन के प्रति प्रकृति के विषय में लिखा कि यह न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये किसने लिखा था फ्रेंड? ये R.C. मजूमदार ने लिखा था। किसने कहा था महात्मा गांधी भागते भूत की भांति धूल उठाते हैं, अस्तर नहीं? तो ये जो कथन है ये B.R. अम्बेडकर का है फ्रेंड्स, ठीक है। उपरोक्त कथन महात्मा गांधी जी जो भागते भूत की भांति धूल उठाते हैं, स्तर नहीं, है B.R. अम्बेडकर द्वारा दिया गया है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड कि आपको जो ये सेशन है ये अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।